रेगुलरली अपलोड कर रहे हो ना वहाँ पे चैनल चैनल सर पे? अभी सर वो एग्जाम चल रहे तो पिछली एक रह गई है सर, वो मैं आज कर दूंगा। वो कोई बात नहीं, एक दो कोई बात नहीं, हाँ उसमें कोई सर, दिक्कत बाकी नहीं। सब तो हो चुकी सर। ठीक है, ठीक, वेरी गुड। अच्छा, आज हमें आई थिंक डिस्कस करना है एडवांस शीट ना? यस सर। यस। गीता, ओके चलो कर कर लेते हैं। जस्ट एक सेकेंड। ओके, एक सेकेंड। शीट निकाल लो सब लोग, मैं भी निकाल लेता हूँ। You have to start from exercise 2, okay? So यस। exercise 2, ठीक है। सर चलो लेट्स ऑनलाइन, स्टार्ट एक्सरसाइज। सर ऑनलाइन जेई मेन तक हो गया था सर। नहीं नहीं नहीं, एक्सरसाइज 2 हमें करना है ना। अच्छा नहीं, हम एडवांस शीट डिस्कस कर रहे हैं उसकी मॉल कंसेप्ट की। यस सर। आई थिंक मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला था ना ये चीज कि नेक्स्ट लेक्चर में एडवांस की शीट डिस्कस करेंगे। यस सर। सर मैंने हाँ, एडवांस शीट ही करी है सर, पार्ट 2 जेई एडवांस आईआईटी प्रॉब्लम्स नहीं किया सर। अच्छा। जेई मैंने ऑनलाइन कुछ बोल रहे थे ना, मैं हाँ इसलिए सर, बोला उससे मैं। पहला वाला है सर। सर आपने भेजी थी क्या ओ, एडवांस वाली? हाँ, नहीं भेजी थी क्या? सर मेरे पास एक सर ही भेज शीट है। दिए। क्या? सर मेरे पास एक ही शीट है। एक ही शीट है मतलब? सर उसी मॉल में कंसेप्ट की? एडवांस, हाँ सर उसी में एडवांस है, उसी में सब है सर। सर जो आप पहले करा रहे थे वही है मेरे पास। यस सर, मेरे पास भी वही शीट है सर। ओ नहीं बाबा, मैंने एडवांस की शीट अलग से भेजी थी ग्रुप में। सर मैंने सारी डाउनलोड कर रखी है, उसमें यही है सर। सर अलग से नहीं है सर। सर मेरे सर पास भी एक ही है बस। ये सर एक ही है। सर आपने मथुरा वाले ग्रुप में तो सेंड करी थी हमें। यस और अलीगढ़ वाले में नहीं की मैंने। नहीं सर, एक नो ही शीट। सर पता नहीं। यार ये तो गलत हो गया फिर। एक ही शीट मतलब वो मेंस वाली शीट होगी ना फिर? तो उसमें एडवांस के भी क्वेश्चन सर उसमें एडवांस के क्वेश्चन है सर, उसमें है। अलग। यस सर, काफी सारे हैं। उससे एडवांस के क्वेश्चन उसमें एक्सरसाइज 3 में दिए होंगे ना? यस सर। यस सर। हाँ तो वो तो एक्सरसाइज 3 तो हमने पूरी डिस्कस कर ली थी ना मेंस की। नहीं सर, रह गई थी। कितने क्वेश्चंस रह गए थे? सर 10 रह गए, उसके बाद सर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, प्रैक्टिस पेपर वगैरह। वो नहीं, अप टू एक्सरसाइज 3 है बस। मेन जो चीज है, हमारा काम एक्सरसाइज 1 टू एक्सरसाइज 3 है। ठीक है। ओके सर। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो कर सकते हो, बट तुम्हें मैं एडवाइस करूंगा कि तुम मत करो, तुम इतना टाइम वेस्ट मत करो। एक्सरसाइज 1 टू एक्सरसाइज 3 वो एपीएसपी होती है, दैट इज वो एडिशनल होता है। ओके वो सर। एडिशनल अगर प्रैक्टिस के लिए करना चाहते हो तो कर सकते हो। बट अभी तुम्हारे पास टाइम लिमिटेड है क्योंकि तुम्हें 11 12 दोनों को कवर करना है। यस सर। और मैंने एक चीज तुम्हें और बोली हुई है आई थिंक कि रेगुलरली इनऑर्गेनिक पढ़ने के लिए, वो पता नहीं कितने लोग पढ़ रहे हैं, उसमें मेरे को बहुत बड़ा डाउट है। मैंने बोला था ना आई थिंक स्टार्टिंग में। यस सर। यस। सर हाँ, तो क्योंकि तुम्हें 2 साल का सिलेबस कवर करना बहुत मुश्किल है, खासकर केमिस्ट्री का तो सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो अभी से अगर तुम कुछ कुछ पोर्शन खुद से 11th का करोगे तभी मैनेज हो पाएगा। ठीक है, मैं सारे चैप्टर तुम्हें कंप्लीट, मैं ऑनेस्टली बोल देता हूँ, सब चैप्टर कंप्लीट हो ही नहीं पाएंगे क्योंकि इतना ज्यादा सिलेबस है। मैथ्स और फिजिक्स का सिलेबस कम है काफी केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैंने शीट पता नहीं, एक तो तुम बोल देते कि शीट नहीं आई एडवांस में, मुझे तो लगा सर सर शीट आई। सर वही वाली शीट है, उसमें एडवांस के क्वेश्चन थे तो सर मैंने वही कर ली थी। नहीं नहीं नहीं, वो कोई एडवांस के क्वेश्चन नहीं है, एडवांस की शीट अलग है। मैंने शायद मथुरा में सेंड की और उसमें भूल गया मैं भी। सर पता तो नहीं अब। जो हमारे पास आज डाउट है, जो मथुरा वाला के पास डाउट है, वही डिस्कस कर लेते हैं सर। अब बाकियों ने पता नहीं क्या किया है अब। किसी ने वैसे एडवांस की शीट से किए क्वेश्चन?
सर जो आपने भेजी है दोबारा में उसकी एक्सरसाइज 2 तो की है। अच्छा, की है उसकी। उसका फर्स्ट क्वेश्चन यही है ना, इस सैंपल ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट वाला। यस सर। हाँ, तो ये किस किसने की है? एक तो बार वैभव। हैंड रेस। वैभव ने की है, तनिष्क ने की है, और किसी ने? अच्छा, दिव्यांश तुमने नहीं की? नहीं सर, मेरी रह गई। क्यों रह गई भाई? सर उसका रह गया, उसका भूल गया मैं, बाकी सब्जेक्ट करा। भूल गया, ये तो बड़ा ही खराब लॉजिक है। लॉजिक बोल रहा हूँ, बहाना। सर सर आपने एकदम सर से दिमाग से एडवांस निकल गया, वाली, नहीं तो हमेशा करता ही रहता। सर आपने एडवांस वाली शीट सर मेरे ग्रुप में भी सर सेंड नहीं की थी। तुम्हें जरूरत ही नहीं है, नीट है ना तुम्हारा, आई थिंक मेडिकल है ना। यस सर। तुम जेई मेंस वाली ढंग से कर लो, फ्रॉम एक्सरसाइज 1 टू एक्सरसाइज 3, एक एक क्वेश्चन, जरूरत नहीं है उससे ज्यादा। नीट में बहुत ही सिंपल पेपर होता है। ठीक है, एडवांस करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तुम। ओके। ओके सर। नीट नीट के एग्जाम में और जेई एडवांस के एग्जाम में बहुत ज्यादा फर्क होता है डिफिकल्टी लेवल का। ओके। यस सर। तो ये सिर्फ वही था कि जो अच्छे से ढंग से जेई एडवांस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मेनली तो मैंने उनके लिए, चलो ठीक है, एक काम करते हैं। अच्छा, अब तुमने श्रेय तुमने किए होंगे सिर्फ एपीएसपी में से, आई डोंट श्योर की और कितनों ने किए होंगे। तो मैंने अगर की तुम्हें है। अलग से है डाउट, तो वो मेरे को हम अलग से कर लेंगे डिस्क। मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं तुम्हें वहां पे ओके वॉइस सर, नोट मैं भेज के व्हाट्सएप कर सॉल्यू दूँ। यस। हाँ, मैं तुम्हें वॉइस नोट भेज के सोल्यूशन बता दूंगा उसके। ओके सर। बट अगर बात करूं बाकी, तो अभी क्या करें यार, ये तो मैं एक काम सर करता हूँ, मैं शीट अब सर फिर अभी से आप भेज सेंड कर। सर अभी आप भेज दीजिए, जो इन्हें डाउट होंगे वो हम लोग देख लेंगे और क्या होगा। ठीक है, तो अलीगढ़ में भेज दी मैंने। ओके। और मथुरा वालों के पास तो है ना, सबके पास? यस यस सर। ठीक है, सर नीट आ वालों गई। को जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई, तो इस ये जो मैंने अभी शीट भेजी है, इसकी एक्सरसाइज 2 करनी है पूरी। ये एडवांस की यस शीट है, सर। ये ओके अलग सर। होती है। हाँ, ये एडवांस के लेवल के हिसाब से होती है, क्योंकि इसमें वन और मोर देन वन करेक्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं जो कि एडवांस में आते हैं। यस सर। फिर पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस होते हैं जो एडवांस में आते हैं। कंप्रीहेंशन वाले क्वेश्चन होते हैं जो कि एडवांस में आते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जरूरी है ये चीज करना। वो जो तुमने एपीएसपी वाले किए होगे, तो वो तो वन वन ऑप्शन करेक्ट वाले ही होंगे मेरे हिसाब यस से तो। सर। हाँ, तो वो सिंपल होते हैं, वो जेई मेंस ही लेवल है वो भी। ठीक ओके है, सर। तो वो तुम्हें ऐसे लगा होगा कि ये अलग से एडवांस है। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं। अभी क्या करते हैं, मैंने तुम्हें उसका भी होमवर्क दिया था ना, क्या बोलते हैं, सॉल्यूशंस का। सॉल्यूशंस का, वो सर डिस्कस वो कर लेते हैं ना। सर वो तो अभी क्या नहीं है सर पूरा। अच्छा, वो किया नहीं है अभी। हाँ सर, अभी तो शीट की वजह से। अभी नेक्स्ट क्लास हमारी कब है? सर परसों। परसों। पर, परसों फ्राइडे। है। परसों तक ये कर पाओगे फिर मॉडल का सब्जेक्ट एडवांस वाली? सर एडवांस वाली हो जाएगी। सर सॉल्यूशन उन दोनों में से एक ही हो पाएगी। दोनों में से एक ही हो पाएगी। चलो फिर ऐसा करना, नेक्स्ट लेक्चर तक ये जे एडवांस वाली कर लेना। ओके सर। ठीक है, एक्सरसाइज 2। बाकी वैभव और तनिष्क, तुमने तो ये कर लिया, तो तुम उसकी कंप्लीट कर लो फिर सोल्यूशन वाली। ठीक है। यस सर। हाँ, सर तो बाकी एक्सरसाइज हम टू आगे। पूरी करनी है ना सर? हाँ, एक्सरसाइज 2 पूरी करनी है। यस। एक्सरसाइज 3 उसकी लगभग सेम ही होती है जेई मेंस और एडवांस की, क्योंकि उसमें भी जेई मेंस के और एडवांस के क्वेश्चन होते हैं, और उसमें भी जेई मेंस और यस एडवांस के सर। क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, यस सर। चलो भाई, ठीक है, अभी फिर हम आगे बढ़ लेते हैं, और कोई ऑप्शन तो बचा नहीं हमारे पास। यस सर। ठीक है, तो हम आई थिंक केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे। यस सर। यस सर। चलो, चलो फिर उसी के नोट्स निकाल लो, कॉपी पेन निकाल लो, फिर उसी को पढ़ते हैं ढंग से। ठीक है, यस सर। ओके। सो लास्ट टाइम तक हमने बातचीत कर ली थी बेसिकली
केपी और केसी में रिलेशन डिफाइन कर दिया था? यस सर। केपी के केसी आरटी के बाद डेल्टा एनजी, ठीक है, वहां तक हो गया था। अच्छा, इसी रिलेशन को थोड़ा सा और अगर देखें हम, केपी इक्वल्स टू केसी आरटी के बाद डेल्टा एनजी, तो इसमें अगर मैं केस 1 लेता हूं, फॉर एग्जांपल केस 1, अगर टेम्परेचर 12 केल्विन से ज्यादा है, 12 केल्विन का मतलब अगर डिग्री सेल्सियस में बताऊं तो कितना होगा, -261 डिग्री सेल्सियस। तो आरटी की वैल्यू जो है, आरटी की वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि आर की वैल्यू जो होती है, आर की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1/12 होती है एट Yes, sir. लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन पे, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन। तो अगर टेम्परेचर की वैल्यू भी 12 से, मान लो 12 से ज्यादा है, तो 1/12 इंटू, अगर 12 भी हो तो ये तो पूरा कट जाएगा, तो 1 आ जाएगा, ठीक Yes, है। sir. और अगर मान लो 12 से ज्यादा हो तो दैट मीन्स कि ये वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, और अगर ये Yes, वैल्यू sir. 1 से बड़ी आई तो दैट मीन्स कि आरटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, Yes, ठीक sir. है। यस आरटी सर। की वैल्यू ग्रेटर, तो अगर आरटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पे, अब यहाँ पे अलग अलग केस हो सकते हैं। अगर डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 है तो केपी किसके इक्वल आएगा भाई, केसी के। केसी। अगर डेल्टा Yes, एनजी की sir. वैल्यू केपी किस, अगर डेल्टा एनजी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो केपी किसके इक्वल आएगा, केपी ग्रेटर देन केसी आएगा, Yes, sir. यस सर। केपी के। और अगर डेल्टा एनजी की वैल्यू लेस देन 0 है तो केपी क्या आएगा, लेस देन केसी आएगा, Yes, sir. ठीक है। वैसे इन जनरल हम, जो इन जनरल जो केस कंसिडर करते हैं वो यही वाला केस कंसिडर करते हैं जनरली। बट कई बार एडवांस वाले, जनरली हम कई बार पहले पहले बच्चों को यही बता देते थे, बट अभी अभी ये भी बताना जरूरी है कि पता नहीं है, एडवांस वाले ये भी कर सकते हैं या जेई मेंस वाले भी, कहीं पे टेम्परेचर मेंशन करके पूछ ले कि टेम्परेचर अगर 12 केल्विन से कम हो तो फिर क्या सिचुएशन होगी, तो फिर सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो सकती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो टेम्परेचर, और टेम्परेचर ज्यादातर केसेस में 12 केल्विन से ज्यादा ही होता है, इतने लोअर टेम्परेचर में हम बात ज्यादा करते नहीं है, ठीक है, क्योंकि इतना लोअर Yes, sir. इतना इतना ज्यादा लोअर टेम्परेचर अचीव करने बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। बट फिर भी थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है, क्योंकि ऑब्वियसली क्वेश्चन में तो आ ही सकता है। तो अगर मैं केस टू लूँ जिसमें टेम्परेचर जो है वो लेस देन 12 केल्विन है, या फिर डिग्री सेल्सियस में बोलूँ लेस देन -261 डिग्री सेल्सियस है, तो आरटी की वैल्यू इस केस में क्या आ जाएगी, लेस देन 1 आ जाएगी ना, Yes, sir. ठीक है। इसमें अब इसमें चेंज, केस जो है वो थोड़े से चेंज हो जाएंगे। हाँ, डेल्टा एन जी 0 है फिर तो केपी को कैसी आएगा ही, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं Yes, sir. है। बट अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है तो केपी KC क्या आ जाएगा, less than KC. लेस देन केसी हो लेस देन जाएगा। केसी। Yes, sir. और डेल्टा एन जी अगर लेस देन 0 है तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, केपी KB ग्रेटर देन greater केसी हो than जाएगा। KC. तो अगर तुमसे कोई भी पूछे कि अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है तो केपी क्या ऑलवेज ग्रेटर देन केसी होगा, तुम ये नहीं बोल No, सकते, sir. ऑलवेज नहीं बोल सकते। इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर 12 केल्विन से ज्यादा है तब तो केपी केसी से ज्यादा है, बट अदरवाइज अगर 12 केल्विन से कम है तो फिर चीजें चेंज हो सकती है, ठीक है। Yes, sir. बस ये इसमें ध्यान रखना है तुम्हें। क्लियर हो गया ये सबको? Yes, sir. यस सर। ओके भाई। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं फिर, एक क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन क्या है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिविंग राइज टू 2NH3 गैस, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इसमें केसी की वैल्यू तुम्हें गिवन है, केसी की वैल्यू है 10⁻⁻⁻⁻² लीटर स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर, ठीक है। और हमें केपी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। Yes, sir. केपी की वैल्यू कैलकुलेट, और टेम्परेचर तुम्हें दे रखा है 500 केल्विन, टेम्परेचर है 500 केल्विन, तो केपी की वैल्यू निकालो, करो जल्दी इसको।
हाँ भाई आंसर आया। बहुत छोटी वैल्यू आ रही है सर 5 into 10 raised to the power minus 6. आंसर जो है सर 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴। देखो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 10⁻⁻2 रखोगे, यहाँ पे Yes, sir. आर की वैल्यू जो है, ऐसे डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आएगी, 2 - 4 -2 Minus 2, Minus- yes, sir. -2 500/12 -2, ठीक है। Yes, sir. yes, इसको ऐसे लिख लो 1/100 100 into into 3 by 125 की power whole square. इसको उल्टा अगर कर दूं 12/500 तो स्क्वायर हो Yes, sir. जाएगा। Whole square. yes, sir. बस आगे सॉल्व ही करना है, फिर तुम कर सकते हो। ठीक है, आंसर आई थिंक ऐसा कुछ है 2.4 × 10⁻⁻4, बाकी देख लेना, आई एम नॉट श्योर कि यही आंसर हो, अप्रोक्सीमेशन ही होगी। ठीक है, मतलब सिंपल है, कॉन्सेप्ट हमारे हाथ में रखना है, बाकी Yes, sir. कैलकुलेशन तो चलो वो चलता रहता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना यहाँ तक सबको? Yes, sir. ये चैप्टर बहुत ही Yes, आसान sir. चैप्टर है, मैं पहले बता दूं, इट इज नॉट अ डिफिकल्ट चैप्टर एट ऑल। ठीक है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बट डिफिकल्ट चैप्टर है हमारा आयोनिक इक्विलिब्रियम। वो भी डिफिकल्ट नहीं है अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट ये चैप्टर हमें अच्छे से क्लियर रखना है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड आयोनिक इक्विलिब्रियम अच्छे से। ठीक है, बट ये चैप्टर ठीक है, बढ़िया है। और सर ठीक है, हाँ सर ये वैल्यू तो डेल्टा एन जी को -1 रखने पे आ रही है। -1 रखने पे आ रही है, फिर कुछ गलत होगा ये आंसर, कोई बात नहीं, ओके देख लेना, मतलब आंसर में कुछ श्योर नहीं कि यही होगा। तो Okay. मेरा 5 into 10 raised to the power minus 6 आ रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वो आंसर देख लेना एक बार, कैलकुलेटर से मैच करके देख Yes, लेना, sir. बाकी ये होगा ऐसे। ओके, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, एक बार हम केपी और केएक्स में भी रिलेशन देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केएक्स। ऑल्दो ये इतना कुछ आता नहीं है इसके बेस पे न्यूमेरिकल, बट फिर भी चलो देख लेते हैं। मान लो मेरे पास इस टाइप की इक्वेशन है, ठीक है भाई, Yes, sir. यहाँ भी गैसियस ही लेना था। अच्छा, थोड़ा सा लगाओगे दिमाग, कैसे कर सकते हो, जैसे केपी का फॉर्मूला तुम्हें पता है, मैं केपी को कैसे लिख सकता हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी उसकी पावर वाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए उसकी पावर एक्स। केपी को Yes, लिखने का sir. तो तरीका ये है सिंपल सा। अच्छा, कैसे रिलेट करूँ केपी को मैं मोल फ्रैक्शन के साथ, कोई थोड़ा सा आइडिया? बहुत सिंपल है, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कैसे करूँ? जैसे उसमें हमने कैसे किया था, कॉन्सेंट्रेशन को प्रेशर के साथ रिलेट कैसे किया था, पीवी इक्वल टू एनआरटी से, पी Yes, इक्वल टू sir. सीआरटी से। ऐसे इसमें थोड़ा सा सोचो कैसे करेंगे। सोचो सोचो सोचो, दिमाग को चलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो हमारे अंदर नॉलेज फीडेड है, मेमोरी में चीजें पड़ी है, बट उसको अप्लाई करना, उसको एप्लीकेशन में लेके आना, दैट इज अ टास्क, वही सीखना है हमें। ठीक है, सर सॉल्यूशन के पार्शियल प्रेशर के फॉर्मूले से। डॉल्टन का पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला, वेरी गुड। जैसे पी ए का जो फॉर्मूला होता था उसका क्या होता था, Yes, एक्स sir. इंटू पी टोटल, X से into पी P total. वेरी गुड। और पी बी का क्या होता था, एक्स बी इंटू पी टोटल। अब फॉर्मूला ये सबको याद होगा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सबको याद होगा, Yes, sir. बट एट उस टाइम पे ये याद आना कि हाँ इसको अप्लाई करना है, यही है ब्रेन की एक्सरसाइज, यही होता है एक शार्प ब्रेन और डल ब्रेन। और शार्प ब्रेन ऐसा नहीं होता कि शार्प ब्रेन जिसका है उसका शार्प है, शार्प ब्रेन करना होता है उसको शार्प। ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत होता है, जो थोड़ा सा किसी का अगर मान लो हो सकता है कि तेज दिमाग हो, वो एक डिफरेंट चीज है, बट ऐसा नहीं है कि इस चीज को हम इम्प्रूव नहीं कर सकते। अगर रेगुलरली ब्रेन की एक्सरसाइज करें, कंटिन्यूसली न्यूमेरिकल सॉल्व करें, तो उसमें यही होता है। ठीक है, उसमें यही चीजें इंप्रूव होती है। ठीक है, तो ये चीज आ गई। अब इसको, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं केपी की वैल्यू में, तो पी बी की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, एक्स बी की पावर में वाई। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे इसको ऐसे लिख देता हूँ एक्स ए की पावर एक्स, और यहाँ पे डायरेक्टली मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी टोटल की पावर वाई माइनस एक्स। सही किया मैंने, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि नीचे भी पी टोटल की पावर एक्स आता, Yes, sir. ऊपर पी टोटल की पावर वाई आता, तो इकट्ठा करके लिख दिया वाई माइनस एक्स। ठीक है,
इकट्ठा क्यों लिखा? क्योंकि इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, बताओ? डेल्टा एम जी। डेल्टा डेल्टा। एन। वेरी गुड, इसकी जगह पे क्या रख सकते? ओके, एक चीज और, अभी भी हम के एक्स तक नहीं पहुंचे, क्या इस चीज को मैं के एक्स बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ ना? वन के अपॉन Yes, के sir. एक्स। यस सर, यस सर, के एक्स। के एक्स हो जाएगा। के एक्स बोल सकता हूँ, तो ये क्या आ Yes, जाएगा? sir. के पी इक्वल्स टू के एक्स पी टोटल की पावर डेल्टा एच। बस आ गया रिलेशन। केपी और केसी का रिलेशन क्या था? केपी इक्वल्स टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। यहाँ पे क्या है? Yes, sir. केपी इक्वल्स टू के एक्स पी टी की पावर डेल्टा एन जी। वहां पे आर टी की पावर डेल्टा एन जी थी, यहाँ पे पी टोटल की पावर, दिस इज पी टोटल। ओके, पी टोटल की पावर डेल्टा एन जी। हाँ, ये रिलेशन याद मत रखना क्योंकि इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, उसको तो रट्टा मार के रखना है। केपी इक्वल्स टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अगर आ गया तो एट ए टाइम डिराइव कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। Yes, sir. ठीक है, चलो। अच्छा, इसमें एक चीज हमें नोट डाल के लिख लो तुम लोग, केपी एंड केसी, केपी एंड केसी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। केपी और जो केसी है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करते हैं? टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। ये चीज अच्छे से तुम रट्टा मार लो इस चीज को, Yes, ठीक है। और चीज ये आई थिंक मैंने पहले भी जब हमने हेनरीज लॉ किया था तब भी ये चीज आई थिंक हमने डिस्कस की थी। तो Yes, इस चीज sir. को तो रट्टा रट्टा Yes, मार के sir. रख लो अच्छे से कि केपी और केसी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करते हैं? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। yes, sir. बाकी इसको समझाने के अलग अलग तरीके हैं, बट वो सब फालतू की चीजें हैं। तुम्हें अच्छे से बस ये याद कर लो चीज, केपी और केसी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। Yes, sir. Yes. ओके, ठीक है भाई, इतनी चीज होगी। अच्छा, इसके लिए यही रिलेशन के लिए अगर इसमें भी थोड़ा सा हम देख लें कि अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू मैं जीरो के इक्वल ले लूं तो केपी किसके इक्वल हो जाएगा? के एक्स के। और अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू मान लो नॉट इक्वल टू जीरो है तो केपी भी क्या होगा? नॉट इक्वल टू के एक्स होगा, ठीक है। एक चीज इसमें एक चीज इसमें, मान लो इफ P is changed, मतलब pressure is changed, if pressure is changed keeping temperature constant, keeping temperature constant, मान लो मैं प्रेशर को चेंज करता हूं टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के, टेम्परेचर कांस्टेंट है और मैं प्रेशर को चेंज कर रहा हूं। Yes, sir. अब देखो, देखो भाई, केपी को तो कोई चेंज करने वाला है नहीं, केपी तो कांस्टेंट रहेगा, तुम जो मर्जी करते जाओ। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो केपी क्या होगा? कांस्टेंट Constant. होगा। पर तुमने क्या चेंज किया? प्रेशर चेंज किया है। अच्छा, Yes, केपी sir. किसके इक्वल होता है? के एक्स Yes. इंटू पी टोटल की पावर डेल्टा एन जी। Yes, sir. यस सर। अब तुमने प्रेशर को चेंज किया है, अगर प्रेशर की वैल्यू चेंज हुई, ठीक है, और अगर प्रेशर की वैल्यू चेंज हुई तो तुम्हें पता है कि के एक्स इंटू पी टोटल की पावर डेल्टा एन जी, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? कांस्टेंट है, Constant. कांस्टेंट है ना, क्योंकि इट इज Yes, इक्वल टू sir. केपी एंड एट सर एट द कांस्टेंट टेम्परेचर ये कांस्टेंट रहने वाला है। तो अगर Yes, पी sir. टोटल की वैल्यू चेंज हो रही है तो के एक्स को भी क्या होना पड़ेगा? चेंज होना ही पड़ेगा। चेंज। तो क्या लिखेंगे? के एक्स चेंजेस विद प्रेशर, के एक्स चेंजेस विद, बस यही चीज तुम्हें क्लियर करनी थी। केपी, Yes, और ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कौन सा ऐसा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन, नहीं, दैट डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर, ठीक है। तो वो के एक्स है। के एक्स प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, बट अगर तुम केपी और केसी को देखोगे वो भी प्रेशर वगैरह वॉल्यूम वगैरह किसी चीज पे डिपेंड नहीं करते, वो सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. समझ आएगी बात?
और ये धीरे धीरे तुम्हें क्लियर होता जाएगा कि ये सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर क्यों डिपेंड करते हैं। व्हेन वी स्टडी ली चैटलियर प्रिंसिपल या और भी कोई चीजें पढ़ेंगे तो ये धीरे धीरे अपने आप क्लियर हो जाएगा। अभी क्लियर करने की कोशिश करूंगा तो इट विल बी कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है। तो एक बार जब और चीजें पढ़ेंगे, क्यू को पढ़ेंगे, और भी बहुत चीजें आएंगी, तो धीरे धीरे ये चीज क्लियर होती जाएगी, ठीक है। ये पूरे चैप्टर के दौरान तुम्हारी Yes, क्लियर sir. होगी कि व्हाई इट डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर, ठीक है। Yes, sir. देखो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड क्यों करता है, दैट इज तो सिंपल है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्टिविटी बढ़ती है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो सब, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो जल्दी जल्दी रिएक्ट करते हैं आपस में और रिएक्शन को फॉरवर्ड भेजते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ने से तो बढ़ता है, ये हमने नॉर्मली सोल्यूशन वाले चैप्टर में भी देखा है। बट व्हाई इट डज नॉट डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, वॉल्यूम, प्रेशर, उन फैक्टर्स पे क्यों डिपेंड नहीं करता, वो धीरे धीरे पूरे चैप्टर के दौरान हमें क्लियर होता जाएगा, ठीक है। बट ये बात याद रखना कि kx जो है वो प्रेशर के चेंज होने से चेंज हो सकता है, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। तो अगर एक बढ़ेगा तो दूसरे को ऑटोमेटिकली क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। Yes, sir. ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक द वैल्यू कांस्टेंट। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? नो सर। No, sir. ठीक, वेरी गुड। लिख लो यहाँ तक, ये लिख लिए सबने? लिख लिया सबने? यस सर। Yes, sir. यस सर। किसी ने नहीं लिखा हो तो बोल सकता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहला टाइप है होमोजेनियस केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल इक्विलिब्रियम बोल दो। अच्छा, ये चीज तुम्हें पता ही है, होमोजेनियस का मतलब आई थिंक तुम्हें अभी क्लियर हो चुका है, क्योंकि सॉल्यूशन वाला चैप्टर हम कर चुके हैं। मतलब इसमें बस बेसिकली क्या है, ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ऑल रिएक्टेंट्स and products are present in same phase, are present in same phase, ठीक है। सब रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सेम फेज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे देखो, हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस गिविंग राइज टू 2HA गैस। यहाँ पे तुम देख सकते हो ये जो तीनों स्पीशीज हैं, हाइड्रोजन, आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड, तीनों की तीनों गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है। तीनों की तीनों क्या है, गैसियस स्टेट में, गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है, मतलब तीनों सेम फेज में है, ठीक है। तीनों सेम फेज में, तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम, होमोजेनियस केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसका अगर मैं Yes, केपी sir. लिखूंगा, केपी कैसे आएगा भाई, पी स्क्वायर HI डिवाइड बाय PH2 इंटू PI2, ठीक है। Yes, sir. केसी अगर लिखूंगा तो क्या है, कैसे आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI का स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2। Yes, sir. हाँ एक बार देखो, ठीक है। केसी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये जस्ट हमें टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम करना है, इसमें केपी और केसी इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी। इसमें मेरे पास है एसिटिक एसिड है,
ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्वस फेज में ये ब्रेक डाउन हो रहा है एसीटेट आयन में, दिस इज एसीटेट आयन प्लस H पॉजिटिव आयन प्लस H पॉजिटिव आयन, ठीक है। यस सर। अब ये भी क्या है, ये भी होमोजेनियस केमिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि इसमें भी सब सेम फेज में Aqueous। प्रेजेंट है, सबका सेम फेज है एक्वस फेज, ठीक है। इसमें क्या हम केपी को डिफाइन कर सकते हैं? नो, हम केपी को डिफाइन नहीं नो कर सर। सकते, सो नो केपी, ठीक है, यहाँ पे कोई केपी नहीं। केसी की बात करें तो ऑब्वियसली केसी को डिफाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पे ऊपर आएगा एसीटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन, फिर आएगा H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन, और नीचे आएगी एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है भाई, यस सर। समझ आ गई बात? ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक लिखो जल्दी से। सर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये सब हाँ रिवर्सिबल है सब, हम ये चैप्टर ही अब केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं ना, अब जो भी रिएक्शन आएगी वो यही आएगी, रिवर्सिबल वाली, इक्विलिब्रियम वाली ही रिएक्शंस की बात कर रहे हैं ना, होमोजेनियस केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं ना, इक्विलिब्रियम के लिए रिएक्शन रिवर्सिबल तो होनी चाहिए ना। सर डन। अरे दूसरी वाली आयनिक है। दूसरी वाली आयनिक है, हाँ बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। उसको अभी देखेंगे जब आयनिक इक्विलिब्रियम करेंगे, बट हाँ आयनिक है वो, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें हम, एक और एग्जांपल है, वी हैव मान लो NH3 aqueous plus H2O liquid giving rise to NH4 positive aqueous plus OH minus aqueous, ठीक है। इसमें केसी कैसे डिफाइन कर सकते हैं भाई? इस तरह से NH4 पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन, OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, और नीचे NH3 एक्वस की कॉन्सेंट्रेशन। इसमें मैं ये चीज तुम्हें बताना चाहता हूँ, वेन एवर तुम्हें यहाँ पे वाटर लिखा हो, यस सर। वाटर, अब वाटर इज ए सॉल्वेंट, हम वाटर को यहाँ पे नहीं लिखते केसी के एक्सप्रेशन में, क्यों नहीं लिखते? बिकॉज यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट H2O because it is used as solvent, because it is used as solvent, इसको सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है, और सॉल्वेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो कांस्टेंट रहती है ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है। सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली मतलब थोड़ा बहुत फर्क पड़ भी सकता है नेग्लिजिबली, बट वो नेग्लिजिबल होता है, मतलब ऑलमोस्ट वो जो सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि सॉल्वेंट बहुत ही ज्यादा हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है एज कम्पेयर टू द सोल्यूट, तो सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता, नेग्लिजिबल चेंज आता है, इसलिए सॉल्वेंट को यहाँ हम मेंशन नहीं करते, क्योंकि इसके चेंज होने से कोई फर्क पड़ेगा, वो चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए केसी के एक्सप्रेशन में वाटर लिखने की जरूरत नहीं होती, तो नॉट वाटर बिकॉज इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट and concentration of solvent remains constant during progress of a reaction, during the progress of a reaction, ठीक है। so not considered in equilibrium constant expression, ठीक है भाई, चलो सर ये होमोजीनियस होगा? बिल्कुल होमोजेनियस होगा। सर देखो लेकिन एक्वस, हाँ सुनो एक्वस क्या है, एक्वस चीज का क्या मतलब समझते हो तुम? सर समथिंग डिसॉल्व्ड इन वाटर।
समथिंग डिजॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। तो मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास NaCl एक्वस है यस सर, और तुमने ऊपर से और पानी मिला दिया। यस तो सर, पानी अगर ऊपर से मिला दोगे तो क्या वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा? तभी तो वो होमोजीनियस ही है ना। यस तो सर, पानी तो ऑलरेडी था ही इसमें। ये अगर इसको मैं नहीं भी लिखता तब भी ये रिएक्शन कंप्लीट थी अपने आप में। तभी मैं बोल रहा था कि सॉल्वेंट को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यस क्योंकि सर, वाटर तो एक्वस का मतलब ही यही है कि वाटर तो ऑलरेडी है ही इसमें, ठीक है, वाटर तो ऑलरेडी है ही। समझ में आई बात? सर, इसलिए ये भी ऑब्वियसली लिक्विड ही फेज है ना, वो भी बस लिक्विड में कोई सोल्यूट डिसॉल्व हो रखा है अच्छे से, इसलिए एक्वस बोल देते हैं इसको, ठीक है भाई। हाँ, यस सर, तो नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। अब इसमें मान लो मेरे पास कोई रिएक्शन है इस टाइप की, इसमें ऑब्वियसली तुम लिख सकते हो कि सब सेम फेज में प्रेजेंट नहीं होते। तो मान लो इस टाइप की रिएक्शन है, ये सॉलिड फेज में है और यहाँ पे बनी अमोनिया गैस प्लस H2S गैस। तो यहाँ पे तुम ध्यान से देख सकते हो कि ये सॉलिड फेज में, ये दोनों गैसियस फेज में, तो सब सेम फेज में नहीं प्रेजेंट। तो ये बेसिकली क्या है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो अगर इसका मैं केपी डिफाइन करना चाहता हूँ तो केपी के एक्सप्रेशन में सिर्फ गैसियस टर्म आती है, कभी भी सॉलिड टर्म नहीं आ सकती, क्योंकि सॉलिड का Yes. पार्शियल प्रेशर क्या होगा। तो इसका अगर Zero. मैं केपी लिखूंगा तो सिंपली क्या आएगा, PNH3 गैस, ठीक है, इनटू PH2S गैस, सिंपल। इसका केपी ये आ जाएगा, ठीक है भाई। और मान लो एक एक एग्जांपल और लेते हैं, मेरे पास इस टाइप की एग्जांपल है, Fe2 पॉजिटिव एक्वस प्लस Ag पॉजिटिव एक्वस, इक्विलिब्रियम का साइन, Fe3 पॉजिटिव एक्वस प्लस Ag सॉलिड। फॉर एग्जांपल इस टाइप की रिएक्शन है, तो इसका मैं केसी लिखना चाहूंगा तो कैसे लिख सकता हूँ, Fe3 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, अच्छा केसी का अगर मैं इसका केसी लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, NH3 गैस की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, Yes, sir. इनटू H2S गैस की कॉन्सेंट्रेशन। Yes, और sir. यहाँ भी हम सॉलिड वाली टर्म की कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं लिखते, सॉलिड Yes, वाली sir. टर्म की कॉन्सेंट्रेशन भी हम यहाँ पे नहीं लिखते, ठीक है। इसका एक रीजन भी होता है सॉलिड वाले की क्यों नहीं लिखते, क्योंकि सॉलिड वाले की एक्टिविटी हम वन कंसिडर करते हैं, Yes, sir. ठीक है। एक्टिविटी इज अ काइंड ऑफ कि वो रिएक्शन में किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ नॉट Yes, sir. कॉन्सेंट्रेशन। एक्टिविटी का मतलब तुम कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में भी ले सकते हो, प्रेशर की टर्म्स में भी ले सकते हो, और सॉलिड की वो एक्टिविटी वन रहती है, ठीक है, Yes, सॉलिड की sir. केस में वो एक्टिविटी वन रहती है, ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो उसमें बेसिकली हम केसी की वैल्यू को कंसिडर नहीं, केसी के एक्सप्रेशन में उसको कंसिडर नहीं। फिर तुम वैसे भी सोच के देखो ना, सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब, ठीक है ना, सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन क्या, समझ में आई बात? Yes. तो एक्टिविटी इसकी जो होती है वो वन होती है, ठीक है। बाकी इसको ज्यादा डिटेल में हम ना ही देखें तो बढ़िया है, वैसे तो ये और भी डिटेल में है एक्टिविटीज वगैरह की, क्यों इसका वन हम कंसिडर करते हैं ये वो, बट हमारे पास टाइम की लिमिटेशन है तो इसके लिए ज्यादा, क्योंकि ये यूजफुल चीज नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको ज्यादा हम अभी देखेंगे नहीं, ठीक है। बस इतना याद रखना, सॉलिड का हम कंसिडर नहीं करते, ठीक है, ओके। Yes, सो sir. अगर इसका मैं केसी का एक्सप्रेशन लिखूं तो क्या आएगा, Fe3 प्लस, सॉरी, Fe3 प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, Yes, sir. फिर यहाँ पे Ag सॉलिड की तो लेंगे नहीं, नीचे फिर Fe2 प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, और फिर Ag पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है भाई, केसी का एक्सप्रेशन। Yes, sir. एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मेरे पास है Ag2 सॉलिड प्लस 2HNO3 एक्वस, बीच में इक्विलिब्रियम का साइन, यहाँ पे 2AgNO3 एक्वस, 2AgNO3 एक्वस प्लस H2O लिक्विड, प्लस H2O लिक्विड। इस केस में अगर केसी का एक्सप्रेशन लिखना हो तो कैसे लिखोगे, AgNO3 एक्वस क्या आ जाएगा, उसका स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे
HNO3 एक्वस का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। वाटर इज ए सॉल्वेंट, इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, और Ag2O सॉलिड, सॉलिड की हम वन कंसिडर करते हैं, तो इसलिए इन दोनों को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दिस इज केसी का एक्सप्रेशन, सिंपली ये आ जाएगा AgNO3 उसका स्क्वायर रेज़ टू द पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और यहाँ पे HNO3 का भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो इसका भी पावर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यस सर। समझ में आ गया ना इतना। ये बेसिकली हम एक्सप्रेशन लिखना सीख रहे हैं इन डिफरेंट केसेस, होमोजेनियस केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया या हेटेरोजेनियस केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, उसमें कैसे एक्सप्रेशन लिखते हैं केपी केसी के, वो Yes, लिखना sir. सीख रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो आई होप सबको क्लियर है यहाँ तक सबको, यस सर। यस सर। कोई डाउट एनीबॉडी? नो सर। ठीक है, यहाँ तक लिखो, लिख लो यहाँ तक। सर डन। ओके, ठीक, ठीक है भाई। ठीक है, इसमें एक और चीज ले लेते हैं, इसको भी स्टार मार्क करके लिखो। when substance present in when substance present in gaseous as well as aqueous, gaseous as well as aqueous state, we don't write Kp or Kc, we write Kpc, ठीक है, इसको Kpc बोल दो, या नॉर्मली इसको K इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हो तुम। यस सर। तो जब भी सब्सटेंस गैसियस स्टेट में भी प्रेजेंट हो और एक्वस स्टेट में भी प्रेजेंट हो, तो हम ना Kp की वैल्यू लिखेंगे ना Kc की वैल्यू लिखेंगे, हम किस, हाँ ऑल्दो हम ऐसा नहीं है कि लिखते नहीं है, लिखते हैं, जरूरत पड़ेगी तो क्वेश्चंस के हिसाब से लिखेंगे, बट हम उस वक्त क्या राइट करते हैं, Kpc की वैल्यू, या उसको नॉर्मल तुम K इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हो। ठीक है, मतलब हम Kpc में क्या करते हैं, एक्वस टर्म भी कंसीडर कर लेते हैं, प्रेशर टर्म भी करते हैं। एक्वस वाली टर्म की हम कॉन्सेंट्रेशन पुट कर देते हैं, और गैसियस वाली टर्म के हम प्रेशर पुट कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास इस टाइप की रिएक्शन है, जैसे मेरे पास है NH3 गैस प्लस H2O लिक्विड, गिविंग राइज टू NH4 पॉजिटिव एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। ठीक है, तो इसका तुम Kpc लिखोगे, ठीक है, यहाँ इसको K इक्विलिब्रियम में बोल दो, तो उसका सिंपल से क्या है, जो एक्वस वाली टर्म है उसकी कॉन्सेंट्रेशन लिख देंगे, जो एक्वस वाली टर्म है उसकी कॉन्सेंट्रेशन लिख दो, और जो गैशियस वाली टर्म है उसका पार्शियल प्रेशर लिख दो। ठीक है, गैशियस वाली टर्म का पार्शियल प्रेशर लिख दो, और एक्वस वाली टर्म की कॉन्सेंट्रेशन लिख दो। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है भाई। ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक केस कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इस तरह का बीकर है, यहाँ पे ऊपर पिस्टन लगा है,
पिस्टन क्यों लगाया है? इन ऑर्डर टू कंट्रोल द प्रेशर। ठीक है, यहां पे मान लो यहां तक सोल्यूशन है हमारे पास, और उसमें क्या है, NH4 पॉजिटिव एक्वस है प्लस OH माइनस एक्वस। ठीक है, इसी इसी को इस फॉर्म में बना रहा हूँ। ये जो हमने एग्जांपल की है ना, इसको मैं बता रहा हूँ कि ये कैसे। यस और ऊपर यहाँ पे मेरे पास क्या हो गए, NH3 के वेपर्स होंगे, NH3 गैस के वेपर, ऊपर NH3 गैस के वेपर्स हैं, और यहाँ पे सोल्यूशन में मेरे पास, एक मिनट, यहाँ पे डिफरेंस लग नहीं रहा, मैं इसको किसी और कलर से शो करता हूँ जस्ट टू मेक यू। यहाँ पे NH3 गैस के वेपर्स है, नीचे सोल्यूशन है जिसमें NH4 पॉजिटिव है और OH माइनस, सॉरी NH4 पॉजिटिव एक्वस है और OH माइनस एक्वस है। ठीक है, देखो भाई, अगर मैं बात करूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 की, तो NH3 की कॉन्सेंट्रेशन को ऐसे लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 गैस डिवाइड बाय वॉल्यूम एम्प्टी। कितना वॉल्यूम, ये खाली ये वाला वॉल्यूम जो है, दिस इज द वॉल्यूम, क्योंकि गैस इस वॉल्यूम में तो जा ही नहीं सकती, ये वाला जो वॉल्यूम है, यस सर गैस इस वॉल्यूम में थोड़ी जा सकती है। तो अगर मैं No. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 गैस निकाल रहा हूँ, तो वो सिंपली क्या आएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 और ये जो वॉल्यूम एम्प्टी बचा है ये। अच्छा, Yes, sir. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव की अगर बात करूं, NH4 पॉजिटिव, तो वो क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4 पॉजिटिव डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये वाला जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, समझ रहे बात को। और अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन देखूंगा, तो इसमें भी सिंपली क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस, और नीचे फिर से क्या आएगा, बताओ क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम सॉल्यूशन वेरी गुड, क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना बिल्कुल। तो कैसे ये बेसिकली रिएक्शन किस तरह से हो रही होगी, वो मैं थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह से ये बेसिकली होगा इस बीकर में। और कॉन्सेंट्रेशन को प्रॉपरली हमें देखना है कि कॉन्सेंट्रेशन, अगर मैं NH3 गैस की देख रहा हूँ, तो उसमें ऐसा नहीं है कि इस कंटेनर का वॉल्यूम ले लूंगा पूरा। ठीक है, इस टाइप के रिएक्शंस में अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 ले रहा हूँ, तो मैं पूरा वॉल्यूम नहीं ले सकता, मैं ये वाला वॉल्यूम लूंगा। और इसकी ऑब्वियसली इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन दे रहा हूँ, तो मैं वॉल्यूम सोल्यूशन का लूंगा। समझ गए बात ये वाली? यस सर यस सर। बस यही बताना था इसमें। अच्छा, और ये तो मान लो फर्स्ट एग्जांपल है, और एग्जांपल लो, अगर मेरे पास ये एग्जांपल है, मान लो 2HCl aqueous गिविंग राइज टू हाइड्रोजन गैस प्लस Cl2 गैस, तो इसका KPC कैसे लिखोगे, ऊपर तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन, और डिवाइड बाय नीचे क्या आ जाएगा, HCl, यहाँ पे स्पेस कम है, इसको इस तरह से लिख लेता हूँ, यस डिवाइड बाय HCl की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, क्योंकि यस इसका स्टैचोमेट्रिक ऑप्शन 2 है। समझ गए ना बात? KPC लिखना भी Yes, आ गया sir. सबको? यस सर ठीक है भाई, आ गया तो इसका लिख के दिखाओ। ये इतना लिख लो सब लोग, पहले इतना लिख लो एक बार। हो जाए तो हैंड रेस कर दो। सर लिक्विड टर्म का कोई पार्शियल फ्रैक्शन नहीं होता? किसका लिक्विड टर्म का सर कोई? किसका बोल रहा है, लिक्विड लिक्विड का? यस सर। लिक्विड का पार्शियल प्रेशर? लिक्विड Yes, का sir. पार्शियल प्रेशर क्यों होगा भाई? लिक्विड का पार्शियल, लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है, लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर वो जो वेपर प्रेशर वाली टर्म है ना, दैट इज अ डिफरेंट, वो उसकी डेफिनेशन तो में बताई होती है। किसी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है, वो जब वेपर बनाएगा, इक्विलिब्रियम अटेन होगा, तो उस इक्विलिब्रियम में जो वेपर्स वो प्रेशर अप्लाई करेंगे, दैट इज अ
वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड। पर नॉर्मल अगर लिक्विड कहीं पे पड़ा है तो वो क्या पार्शियल प्रेशर लगाएगा? पार्शियल प्रेशर तो गैस ही लगाती है ना, ओके। ठीक है ना। यस। वो तो उसकी डेफिनेशन ऐसे है वेपर प्रेशर की, वो जब वो वेपर बनाता है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, तो फिर वो जो वेपर प्रेशर लगाते हैं तो वहां भी प्रेशर तो गैस ही लगा रही है, बस वो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन के हिसाब से है चीजें। ठीक है, चलो ओके। very good। अच्छा ये एक है, मान लो इसका लिख के बताओ, केपीसी जिंक सॉलिड प्लस 2 HCl aqueous giving rise to ZnCl2 aqueous plus H2 gas। So partial pressure of hydrogen is ZnCl2 upon HCl whole square। ठीक है, तो यहाँ पे ZnCl2 की कॉन्सेंट्रेशन concentration इनटू Partial पार्शियल pressure प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइड बाय upon HCl की HCl कॉन्सेंट्रेशन HCl का whole स्क्वायर। square। Yes sir। बस समझ में आ गई ना बात? Yes sir। सबने ये लिखा ना, बस। अच्छा मान लो ये Yes, एक sir. नॉर्मल रिएक्शन है, इसका जो एक्चुअल में के इक्विलिब्रियम होता है ना वो इस हिसाब से होता है। एक्टिविटी एक्टिविटी ऑफ सी ऊपर, ये कैपिटल सी है यार, एक्टिविटी ऑफ कैपिटल सी रेज टू द पावर सी डिवाइड बाय एक्टिविटी ऑफ ए रेज टू द पावर ए और इनटू एक्टिविटी ऑफ बी रेज टू द पावर बी। ये जो होता है वो एक्चुअल होता है, ठीक है। और ए यहाँ पे हमारा क्या है? एक्टिविटी, Yes sir। जिसको हम प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन उन सब टर्म्स में डिफाइन करते हैं। और इसमें जो मेन बात है वो ये है कि फॉर सॉलिड प्योर लिक्विड, कोई भी प्योर लिक्विड होगा ना, जैसे वाटर प्योर लिक्विड, बेंजीन प्योर लिक्विड, कोई भी प्योर लिक्विड होगा या फिर कोई सॉल्वेंट होगा, उनके लिए इस एक्टिविटी की वैल्यू क्या होती है भाई? उनके लिए इस एक्टिविटी की वैल्यू होती है भाई, ठीक है भाई, बस ये याद रखो। प्योर लिक्विड के लिए, सॉल्वेंट के लिए और सॉलिड के लिए एक्टिविटी की वैल्यू 1 होती है, ठीक है भाई, बस इतना बताना था। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन कोशेंट। काफी डाउट रहता है इस टॉपिक में बच्चों को, तो अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। रिएक्शन कोशेंट, ठीक है। देखो भाई रिएक्शन कोशेंट क्या चीज है? देखो रिएक्शन कोशेंट का जो एक्सप्रेशन है वो एग्जैक्टली सेम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन से। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई रिएक्शन है, मान लो जैसे ए गैस प्लस स्मॉल बी गैस गिविंग राइज टू सी गैस, ठीक है, इस टाइप की रिएक्शन है। तो इसका अगर मैं मान लो रिएक्शन कोशेंट लिखना चाहता हूं, तो रिएक्शन कोशेंट जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है के, वैसे रिएक्शन कोशेंट क्यू होता है। तो जैसे मैं क्यूपी लिख सकता हूँ इसमें के, जैसे वहां पे मैं केपी केसी लिखता हूँ, यहाँ पे क्यूपी केसी लिख सकता हूँ, तो एक्सप्रेशन डिट्टो सेम आता है। यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ सी रेज टू पावर सी, फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए रेज टू पावर ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी रेज टू पावर बी। और अगर मैं यहाँ पे क्यूसी का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो वो भी सेम आएगा, concentration of C raised to power C, concentration of A raised to power A, and concentration of B raised to power C. Expression is exactly same. तो फिर फर्क क्या होता है? कोई बताना चाहेगा क्या डिफरेंस होता है रिएक्शन कोशेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में? जब एक्सप्रेशन भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो डिफरेंस क्या है? तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो सिर्फ इक्विलिब्रियम पे ही डिफाइन होता है, और सर ये रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है उसे हम कहीं पे ही डिफाइन करते हैं।
वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला। रिएक्शन कोशेंट जो होता है वो तुम रिएक्शन के किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में डिफाइन कर सकते हो। चाहे अभी रिएक्शन स्टार्ट हुई है, रिएक्शन किसी भी पॉइंट में, रिएक्शन को स्टार्ट हुआ है, अभी कुछ टाइम हुआ है, कुछ मिनट हुए हैं, कुछ, तो किसी भी टाइम में जब भी हम इस एक्सप्रेशन को डिफाइन करेंगे, मतलब मैं रिएक्शन कोशेंट को डिफाइन करूंगा, तो मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ Q इज एक्सप्रेस्ड, Q इज एक्सप्रेस्ड एट नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट, एट नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। समझ में आ रही है बात? और जैसे ही हम इक्विलिब्रियम अचीव कर लेते हैं, जैसे ही हम इक्विलिब्रियम अचीव कर लेते हैं, ये Q किसके इक्वल हो जाता है? K। इसी Q को हम K बोलने लग जाते हैं। जैसे ही इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, इसी Q को हम K बोलने लग जाते हैं, बस इतना डिफरेंस, यस और कोई डिफरेंस नहीं। और जब भी नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है तो हम उसको K नहीं बोल सकते, हम उसको Q बोलेंगे। और जब भी इक्विलिब्रियम स्टेट है उसको हम K बोलने लग जाएंगे। एक्सप्रेशन सेम, सब कुछ सेम। और जब मान लो Q को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, Q को किसी पॉइंट पे डिफाइन कर रहा हूँ, तो उस पॉइंट में उस पर्टिकुलर, मान लो रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट की, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव होगा, तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, यहाँ पे सब मैं क्या डिफाइन करूंगा? Q को डिफाइन करूंगा। तो यस फॉर एग्जाम्पल मैं Q को इस पॉइंट पे डिफाइन कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे जब मैं Q को डिफाइन करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं QP डिफाइन कर रहा हूँ, तो इस पॉइंट में जब मैं QP लिखूंगा, तो मैं पार्शियल प्रेशर इस टाइम पे लिखूंगा कि C का कितना पार्शियल प्रेशर है, B का कितना है, A का कितना, इस पॉइंट पे, ठीक है। और जब K को डिफाइन करूंगा, तब इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद जो वैल्यूज होंगी C की, B की, A की, पार्शियल प्रेशर की, तब वो पुट करूंगा। एंड सो एज फॉर कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन के लिए भी सेम चीज है। इस पॉइंट पे अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली इस पॉइंट पे जो C की कॉन्सेंट्रेशन होगी उसको पुट करूंगा, इस पॉइंट पे जो B की होगी इस पॉइंट। और जब इक्विलिब्रियम पे डिफाइन करूंगा, तो फिर जब Kc की वैल्यू लिखूंगा, तो इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद जो वैल्यूज होंगी C की, B की, A की, उसको वहां पे पुट करके एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। समझ में आ रही बात? यस सर। सर एक बार फिर से बताइए। यस सर। फिर से बताता हूँ, देखो मान लो हमने, मैं क्या बोल रहा हूँ एक बार फिर से, कि यहां से ये रिएक्शन स्टार्ट हुई, मतलब ए गैस बी गैस को मैंने आपस में मिक्स किया इन द कंटेनर, रिएक्शन अभी जस्ट स्टार्ट ही हुई है, और यहां तक आके वो इक्विलिब्रियम अचीव करेगी, यहाँ पे आके इक्विलिब्रियम अचीव करेगी। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में कहीं भी मैं ये एक्सप्रेशन लिखूंगा, तो मतलब मैं किसका एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ? Q का। और जैसे ही इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए, तो वो Q किस चेंज होके क्या बन जाएगा? K। ठीक है। यस सर। एंड अगर मान लो मैं इस पॉइंट पे Q की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो इस पॉइंट पे, इस जब रिएक्शन यहां तक पहुंची है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो C की वैल्यूज होंगी, अगर मान लो मैं QC डिफाइन कर रहा हूं, तो इस पॉइंट पे C की कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगी, इस पॉइंट पे कुछ B की कॉन्सेंट्रेशन होगी, तो इस पॉइंट पे कुछ A की कॉन्सेंट्रेशन, तो मैं वही वैल्यूज पुट करूंगा। ठीक है। यस और अगर सर। इस पॉइंट पे डिफाइन कर रहा हूं, तो इस पॉइंट पे जो वैल्यूज है वो पुट करूंगा। और मान लो मैं इक्विलिब्रियम पे डिफाइन कर रहा हूं, मतलब मैं K की वैल्यू लिख रहा हूं, तो इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद जो C की वैल्यू है, B की वैल्यू, A की वैल्यू, वो पुट करूंगा, तो K की वैल्यू निकल के आएगी। यस ठीक सर। है। समझ में आ रही है बात? सर आई होप ये मतलब हर समझ आएगा। मूवमेंट पे सबकी अलग अलग हो जाएंगी हाँ, वैल्यूज। K की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, क्योंकि K की वैल्यू सिर्फ Yes, sir. इक्विलिब्रियम पे डिफाइन होती है, यस सर। और Q की वैल्यू हर मोमेंट पे चेंज होती है। यस सर। Q की वैल्यू हर, वो डिपेंड करता है हम किस मोमेंट की निकालना चाहते हैं, Q की वैल्यू हर मोमेंट पे चेंज होती है। ठीक है। यस सर। समझ में आ गई बात? ओके, बढ़िया। तो यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे ऐसा लिख लो, एट इक्विलिब्रियम Q किसके इक्वल हो जाता है? K इक्विलिब्रियम। Q किसके इक्वल हो जाता है? K इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी और बातचीत करेंगे, पहले इतना लिख लो। यहाँ तक क्लियर है ना सबको? Q का समझ आया ना, मतलब क्या है? यस सर। यस सर। ठीक है। अब Q की सिग्निफिकेंस क्या है वो भी समझ आ जाएगी, Q को हम पढ़ते क्यों हैं। ठीक है।
लिख लिया यहाँ तक सबने? यस सर। ठीक है। तो अब इसमें देखो, अगर मान लो Q की वैल्यू कम हो के इक्विलिब्रियम से, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जा सकती है। देन रिएक्शन टेक्स प्लेस, रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यस देन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि रिएक्शन का जो नेचर होता है ना, वो रिएक्शन का नेचर होता है वो ऑलवेज इक्विलिब्रियम को अचीव करना चाहती है। रिएक्शन क्या करना चाहती है? ऑलवेज इक्विलिब्रियम को अचीव करना चाहती है। ठीक है। तो अगर मान लो Q की वैल्यू लेस है K से, तो ये K तक पहुंचना चाहेगी। मान लो K की वैल्यू यहाँ पे है, Q की वैल्यू यहाँ पे है, तो ये K तक पहुंचना चाहेगी। तो K तक पहुंचने के लिए इसको रिएक्शन को कहाँ जाना पड़ेगा? फॉरवर्ड जाना पड़ेगा। रिएक्शन को कहाँ जाना पड़ेगा भाई? फॉरवर्ड जाना पड़ेगा। रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तभी तो Q की वैल्यू बढ़ेगी ना, यस क्योंकि जो K की वैल्यू है या फिर Q की वैल्यू है, ऊपर किसकी कॉन्सेंट्रेशन आती है? प्रोडक्ट की। तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तभी तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। तो अगर Yes, Q अभी कम है K से, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तभी तो वो K तक पहुंचेगा। तो ऑलवेज रिएक्शन ट्राइज टू अचीव इक्विलिब्रियम, ऑलवेज Q वांट्स टू बिकम K। ठीक है, हमेशा Q K Yes, बनना चाहता है। ठीक है। तो अगर वो Q की वैल्यू अभी कम है, मान लो मैंने रिएक्शन स्टार्ट की और मैं रिएक्शन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मैंने देखा भाई Q की वैल्यू अभी तो K से कम है, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई रिएक्शन अभी भी फॉरवर्ड जा रही है। यस ठीक है, समझ गए होगा। ठीक है। और नेक्स्ट, अभी तुम बाकी तो समझ ही गए होगे। तो अगर मान लो इफ Q इक्वल्स टू K इक्विलिब्रियम, तो देन रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। और अगर किसी तरीके से K ज्यादा हो गया इक्विलिब्रियम से, अगर मान लो Q ज्यादा है K इक्विलिब्रियम से, तो देन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन बैकवर्ड। अब मे भी तुम्हारे मन में एक डाउट आ जाए, मे बी, कि भाई Q K से ज्यादा क्यों हो जाएगा? आ रहा है ये डाउट? क्योंकि जैसे Q मान लो Q बढ़ता गया और K तक पहुंच गया, तो फिर अब ज्यादा कैसे हो सकता है? ये केस का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ये थर्ड केस क्यों करा रहे हैं सर? तो भाई थर्ड केस इस तरह से करा रहा हूँ, मान लो K का एक्सप्रेशन है कुछ, यहाँ प्रोडक्ट है, यहाँ रिएक्टेंट है, तो यहाँ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकल कुछ ले रहा हूँ। तो Q कैसे बढ़ सकता है K से? देखो Q K से तभी बढ़ सकता है जब मैं कुछ छेड़खानी करूंगा रिएक्शन के साथ। तो मान लो कोई इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है, इन दोनों के बीच में, रिएक्टेंट और इसके बीच में इक्विलिब्रियम बन रखा है, तब मैं इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता हूँ। कैसे डिस्टर्ब करता हूँ? मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट बाहर से डाल देता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट बाहर से डाल देता हूँ। मान लो रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्शन चल रही है, और बाहर से मैंने ये जो प्रोडक्ट था इस रिएक्शन का, मैंने बाहर से और ज्यादा प्रोडक्ट डाल दिया। तुम जैसे ही और ज्यादा प्रोडक्ट डाल दोगे, देखो K तो चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे ही तुमने बाहर से और ज्यादा प्रोडक्ट, वैसे ही इस चीज को तुम ज्यादा अच्छे से समझोगे जब हम लीच एटलीट प्रिंसिपल पढ़ेंगे, तब बहुत अच्छे से समझ आएगा। बट अभी समझ गए तो लीच एटलीट तो अभी खत्म हो जाएगा। देखो, जैसे ही तुमने बाहर से प्रोडक्ट डाला तो इक्विलिब्रियम एकदम से डिस्टर्ब हो जाएगा। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। इक्विलिब्रियम जब भी डिस्टर्ब होगा तो इक्विलिब्रियम, ऑब्वियसली रिएक्शन का मैंने क्या बताया, नेचर हमेशा क्या होता है, इक्विलिब्रियम को अचीव करना। जैसे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब, रिएक्शन फिर से क्या करेगी, इक्विलिब्रियम को अचीव करने की कोशिश करेगी। अच्छा, जैसे तुमने इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया, जैसे तुमने प्रोडक्ट बाहर से डाला, तो एकदम से प्रोडक्ट बढ़ गया। उस मोमेंट पे जब प्रोडक्ट बढ़ गया, उस मोमेंट में जब तुम डिफाइन करोगे तो क्यों डिफाइन करोगे ना, K तो कर नहीं सकते क्योंकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है। यस तो सर। प्रोडक्ट में जब प्रोडक्ट ज्यादा है तो Q तो बड़ा आ गया ना K से, उस पॉइंट पे बड़ा आ गया ना K से। तो जब Q बड़ा आ गया तो डेफिनेटली रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी इन ऑर्डर टू मेक द रिएक्शन इन एट इक्विलिब्रियम स्टेट, मतलब
रिएक्शन फिर से इक्विलिब्रियम में जाने की कोशिश करेगी। जैसे ही हम बाहर से प्रोडक्ट बढ़ाएंगे, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब, क्यू की वैल्यू ज्यादा होगी के से, रिएक्शन बैकवर्ड आएगी। तब तक बैकवर्ड आएगी जब तक क्यू की वैल्यू के इक्वल ना हो जाए। समझ में आई बात? सर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा ना सर? टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है हमने, उसको तो छेड़ ही नहीं रहे ना, वो तो कांस्टेंट है। ओके उसको छेड़ेंगे तो फिर तो अलग कहानी हो जाएगी, वो कांस्टेंट है। ठीक है, इस तरह से समझ में आ रही है ना चीजें? यस सर। बतानी थी तो इसमें कंफ्यूजन हो जाती है केवल बच्चों को, तो इसलिए जरूरी था इसको। ठीक है भाई, अब यहाँ से एक नया टॉपिक हमें पढ़ना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो कि हमें इतना मुश्किल नहीं होगी पढ़ने में, क्योंकि हमने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में पहले अच्छे से पढ़ लिया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसमें भी पढ़ना होता है। तो नया टॉपिक है, तो आई थिंक नेक्स्ट क्लास में ही इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी पूरा खत्म नहीं कर पाएंगे। और क्वेश्चंस जो मेनली आते हैं ना, अभी तक मैंने कोई क्वेश्चन क्यों नहीं कराया, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन आता भी नहीं है कोई। अभी तक जितना हमने पढ़ा, अगर उसमें से क्वेश्चन आएगा थ्योरेटिकल बेस्ड आएगा, या फिर नॉर्मल केपी केसी से आ सकता है। क्वेश्चंस आते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से, तो वो अभी स्टार्ट होगा, और उसके बाद हम ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे फॉर द प्रैक्टिस। ठीक है, यस सर। तो अभी तुम्हें क्या करना है नेक्स्ट क्लास तक, तो जे एडवांस की वो शीट बोल गया, और टाइम बचे मोल कंसेप्ट की, जे एडवांस की एक्सरसाइज 2, और टाइम बचे तो तुम्हें क्या करना है, सोल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की पूरी शीट खत्म करने की कोशिश करो। अब उसका होमवर्क फुल शीट है, ठीक है, फुल शीट ऑफ सोल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, एक्सरसाइज 1 to एक्सरसाइज 3। जो नीट के बच्चे हैं वो सिर्फ इस नीट और मेंस के बच्चे सिर्फ डायरेक्टली इस पे फोकस करें। नीट वालों को तो जरूरत ही नहीं है जेई एडवांस की शीट करने की, जेई मेंस वाले कर सकते हैं। जेई मेंस वाले अगर इच्छा हो तो कर सकते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं कि बहुत कंपलसरी भी नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर टाइम बच रहा है तो। ठीक है, पर मुझे लगता नहीं है कि 12th वालों के पास इतना टाइम है, क्योंकि तुम्हें काफी कवर करना है, और उसके लिए मैंने बोला हुआ है कि इनऑर्गेनिक लगातार पढ़ते जाओ, डेली के 2-2 पेज। ठीक है, तो रेदर देन ये इसको शीट को ज्यादा करना, अगर तुम एनसीईआरटी के डेली 2 पेज कर रहे हो वो बेटर है, क्योंकि इनऑर्गेनिक से सीधे सीधे नंबर आ जाते हैं। 33% तो इनऑर्गेनिक भी आनी है पेपर में, दैट इज फॉर श्योर। और जेई मेंस में आजकल ज्यादा आ रही है, आजकल तो 35% 40% तक आ रही है, पता नहीं क्यों। तो इनऑर्गेनिक इंपॉर्टेंट है, और उसमें से सीधे सीधे फ्री के नंबर होते हैं, वो उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं करना। ठीक है, तो इसलिए उसको करते जाओ साइड बाय साइड, वो बहुत हेल्प करेगा, नहीं तो इतना कवर कर नहीं पाओगे एक साल में। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा है 12th में। ऑर्गेनिक तो अभी तुम्हारी स्टार्ट तो जीओसी 1 हुआ है, 2 होगा अभी, तो ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा है। हाँ, तो ऑर्गेनिक अभी बहुत ज्यादा है, 2 से ही स्टार्ट होती है 12th की ऑर्गेनिक। तो अभी जस्ट ऑर्गेनिक तुम मान लो कि स्टार्ट ही हुई है, वो बहुत ज्यादा है ऑर्गेनिक। ठीक है, तो इसलिए पोर्शन काफी ज्यादा है। तो तुम्हें अगर रैंक अच्छा लाना है जेई मेंस में या जेई एडवांस में, तो इसलिए उसको सिलेबस को कवर करना तुम्हारे लिए सबसे बड़ा टास्क है अभी। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखना। चलो भाई, फिर आज की क्लास यहीं तक, इन द नेक्स्ट क्लास में